हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। वैसे तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जून 2022 से। बीच में एग्जाम कब होगा, नई नई न्यूज आती है, कुछ कंफर्म नहीं रहता है, तो थोड़ा ब्रेक लग जाता है। अभी भी पिछले कुछ दिनों से टेस्ट नहीं करवाए हैं। एक तो कुछ हेल्थ वगैरह का इश्यू था और दूसरा नहीं करवाए थे। अब इसको टाइम टाइम पे करवाते रहेंगे, देखते हैं। वेट कर रहे हैं हम भी कि 24 जो जुलाई को कोर्ट में सुनवाई है उसमें कुछ फ्रूटफुल निकल जाए तो बेहतर है बच्चों के लिए। अदरवाइज तो 1 साल से ऊपर हो गया है, बच्चे भी परेशान हैं। और ये बात अलग है कि जिस तरीके से अभी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट अगर अक्टूबर नवंबर में शुरू किया होता तो हो सकता है जनवरी में एग्जाम हो गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको रेगुलर करवाते रहेंगे। आपको जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है, 65 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे। ऐसा नहीं है कि आपके व्हाट्सएप करते ही तुरंत ही भेज दिया जाएगा, लेकिन इवनिंग में आपको सेंड कर दिया जाता है 7 से 9 के बीच में। और भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम का है जो वेट कर रहे हैं कि 24 को जो कोर्ट में सुनवाई है उसमें क्या होता है। वैसे तो जज साहब कई बार कह चुके हैं कि हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, जो इसेंशियल प्रिंसिपल है कि जरूरत का सिद्धांत है, लेकिन अभी तक वो सिद्धांत लागू हुआ नहीं है। देखते हैं इस बार लागू हो जाए तो। 2 बार कैबिनेट की मीटिंग भी हो चुकी है, उसमें भी जो हल्ला मचाया जा रहा है 2018 से ही कि नया एजुकेशन आयोग बनेगा, वो भी अभी तक बना नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि गवर्नमेंट इसको लेकर चर्चा में है तो बनाएगी। अब वो डिले किस लेवल पे हो रहा है, गॉड नोज। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई भी क्वेरी आप जरूर पूछिएगा। हम लेट्स बिगिन। समाचारों में देखी जाने वाली राभा जनजाति प्राय पाई जाती है, ये अभी न्यूज में है। राभा ट्राइब, एक क्वेश्चन आपका ट्राइब से पूछा जाता है। पिछली बार भी हर जो शिफ्ट थी उसमें एक ट्राइब का क्वेश्चन था, और डायरेक्ट एक क्वेश्चन हमने करवाया था किसी टेस्ट में, और वो यूं का यूं उठा के जो सैम्पेन ट्राइब थी उसका पूछ लिया गया था, साउथ अफ्रीका का क्वेश्चन। और वो डायरेक्ट एज इट इज ऑप्शन भी ऐसे ही थे जैसे हमने टेस्ट में करवाया था। वो सब अवेलेबल है चैनल पे, आप जाकर पेपर और ये सब चेक कर सकते हैं। बाकी ट्राइब के बारे में आप सीरियसली पढ़िएगा, एक क्वेश्चन 100% आता है, सभी शिफ्ट में आएगा। राभा जनजाति है, राभा जनजाति ज्यादातर है ये आसाम, मेघालय या फिर जो वेस्ट बंगाल में एक तिब्बती वर्मन कम्युनिटी है उनमें पाई जाती है। मेनली जो लोअर आसाम एरिया है या फिर जो दुआर का जो प्लेन एरिया है, मैदानी इलाका, उसमें ये ट्राइब्स मेनली पाई जाती है। कुछ इस कम्युनिटी के लोग हैं जो गारो हिल्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन मेनली है ये आसाम रीजन में ही सबसे ज्यादा पाई जाती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। लामतीये 2022 भारत और किसके बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है। ये लामतीये जो एक्सरसाइज है, ये भारत और सेशेल्स के जो रक्षा बल हैं उनके बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको भी चर्चा में रहते हैं जिनको पढ़ते रहिएगा। और वैसे तो आपको नोट्स अब तक प्रोवाइड करवा दिए हैं, और जो बीच में गैप रह गया है उसके भी नोट्स आपको अभी इस टेस्ट के साथ में भेज देंगे। तो हो सकता है टेस्ट आपको आज नहीं सेंड किया जाए, कल सेंड किया जाए। उसकी वजह यही रहेगी कि जो नोट्स तैयार कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स के, उसके साथ ही आपको सेंड कर दिया जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हाल ही खबरों में रही याकती कुटी घाटी कहाँ स्थित है। याकती कुटी घाटी ये अभी चर्चा में रही है काफी, और उसकी वजह है MIS-3। ये एक रिसर्च का नाम है MIS-3। 52,000 ईयर्स का इसमें रिसर्च है। और ये जो हिमालयन जियोलॉजी है के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये रिसर्च किया है, पहली बार ये रिसर्च किया है। जो हिमालय का मिडल हिमालय है वहां से, मिडिल हिमालय से, और 52,000 ईयर्स के दौरान जो
पुराने ग्लेशियर्स हैं उनका क्या प्रोग्रेस है। तो आप इसको शॉर्ट में समझे तो यही है कि ग्लेशियर्स पे मिडल हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उन पे ये रिसर्च हुआ है और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट लास्ट 50,000 ईयर्स की ये इसमें सबमिट की गई है। उत्तराखंड, इसमें उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है ये याक्तिकुटी घाटी। इसमें रिसेंटली जो हिमनद ग्लेशियर है उनके डेवलपमेंट की कई घटनाएं देखने को मिली है और ये इस रिपोर्ट में भी है। खीर भवानी मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये अभी रिसेंटली काफी चर्चा में था। मंदिर का वर्तमान स्वरूप जम्मू और कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह के अधीन बनाया गया था। ये स्टेटमेंट सही है। 1910 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे प्रताप सिंह, उन्होंने ही यहाँ झरने, मंदिर के तालाब और मंदिर का जो प्रेजेंट में जो स्वरूप है उसका निर्माण करवाया था और बाद में महाराजा हरि सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। कलहण की राज तरंगिणी में खीर भवानी का उल्लेख मिलता है। जो कलहण है, कलहण की राज तरंगिणी आप सभी ने पढ़ा होगा, उसमें बिल्कुल खीर भवानी मंदिर का उल्लेख मिलता है और इसमें कलहण ने लिखा हुआ है कि तुलामूल का एक पवित्र झरना एक दलदली भूमि में स्थित है और उसका उल्लेख भृगु संहिता जो है उसमें भी मेंशन है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ये चर्चा में था क्योंकि अभी लगभग यहाँ पे 20,000 कश्मीरी पंडित और जो अदर्स थे उन्होंने यहाँ पे जो अष्टमी होती है, ज्येष्ठ अष्टमी, उस पे कश्मीर घाटी में इस मंदिर में दर्शन किए थे। लगभग 20,000 कश्मीरी पंडित थे और जो भक्त हैं उन्होंने। और ये कश्मीर घाटी में जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट है, गांदरबल जिले में है ये खीर भवानी का मंदिर। कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ALPI किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये कृषि भूमि मूल्य सूचकांक ये लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है। जो भारतीय प्रबंधन संस्थान है अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद ने अभी रिसेंटली ये लॉन्च किए हैं। इसमें जो कृषि भूमि है उसके मूल्यांकन में जो अनिश्चितता है, आपने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी प्राइस इस डिस्ट्रिक्ट में अलग है और डिस्ट्रिक्ट में दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अलग है। तो उसके लिए इस जो अलग अलग मूल्य है उसको लेकर ये जारी किया है कृषि भूमि मूल्य सूचकांक IIM अहमदाबाद ने। समाचारों में देखी जाने वाली पहल आकृति किससे संबंधित है। आकृति ये किससे संबंधित है, अभी ये चर्चा में है। NPCIL का जो एटॉमिक एनर्जी स्टेशन है, परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर में है। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका तारापुर में है एक तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। इसने ये शुरू किया है जो बेरोजगार युवा हैं उनको ये टेक्नोलॉजी वगैरह का जो माध्यम से है जो उनको स्किल किया जाए उसके लिए ये शुरू किया गया है एक तो यहाँ पे, और दूसरा शुरू किया है जो KKNPP है, कुडनकुलम न्यूक्लियर एनर्जी परियोजना है ये, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना। इसमें भी ये इसी तरह की पहल शुरू की गई है और उसका नाम भी आकृति ही है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा युवा उद्यमिता। जो यूथ है उसके लिए ये शुरू किया है। वांचुआ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। वांचुआ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये त्योहार अभी चर्चा में था।
ये एक्चुअली एक धार्मिक महत्वपूर्ण त्योहार है और 5 या 6 साल में एक बार आता है ये। हर 5-6 साल में एक बार ही आता है ये। और जो मरजोंग लोग हैं, अमखा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के, ये इसको ज़्यादातर मनाते हैं। आसाम का जो कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आसाम में। और अगर अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट वगैरह एरिया पूछा जाता है तो कार्बी आंगलोंग जिला है आसाम का, वहाँ पे ये 5-6 साल में एक बार ये त्यौहार मनाया जाता है। भारत ने किस देश के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी शुरू की है? अभी भारत ने ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की है। किस देश के साथ ये पार्टनरशिप भारत ने शुरू की है? देखिए, ये जीएपी को मजबूत करने के लिए की है ये। इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी, इकोनॉमिक सर्कुलर रहेगा, वाटर मैनेजमेंट रहेगा, ये सभी चीज़ों के लिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू की है। 5 साल के लिए है ये योजना जो शुरू की है भारत और डेनमार्क ने। देखिए, कुछ लोग आपको टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं, ये अच्छी बात है, करवा रहे हैं, लेकिन 1857 और उसके बाद का ही आपको पढ़ना है हिस्ट्री में। कुछ लोग आपको मिडल एज का, एंशियंट का, इल्तुतमिश, जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं का जो दिल्ली सल्तनत के टाइम का है वो भी करवा रहे हैं, उनकी इच्छा है करवा रहे हैं, लेकिन आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कोई भी टेस्ट देख रहे हैं तो सिलेबस देख लीजिएगा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। आप देख के टाइम खराब करें, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी और तो कोई नुकसान होगा नहीं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिनाई प्रायद्वीप भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। ये सिनाई पेनिनसुला है जो भूमध्य सागर और जो रेड सी है, लाल सागर, इसके बीच में स्थित है। तो देखिए, जो सिनाई प्रायद्वीप है इसको क्या कहा जाता है? सिनाई पेनिनसुला ये एक लैंड बैंक है, एक तरीके से। लैंड ब्रिज है, लैंड ब्रिज है। और ये किसके बीच में है लैंड ब्रिज? कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एशिया एंड साउथ अफ्रीका, इसके बीच में जो लैंड ब्रिज है ये सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई प्रायद्वीप। एकमात्र देश का, एशिया का जो देश है उस एक देश का हिस्सा है, और वो एशिया का एकमात्र देश है जिसका हिस्सा है ये सिनाई प्रायद्वीप, वो है मिस्र। मिस्र का हिस्सा है ये, और मिस्र एकमात्र एशिया का ऐसा देश है जिसका ये सिनाई प्रायद्वीप हिस्सा है। अब जो सिनाई प्रायद्वीप है इसके नॉर्थ में देखेंगे आप तो मेडिटेरेनियन सी है, इसके साउथ में है जो रेड सी है, लाल सागर, इनके बीच में है ये। तो आप इसको मैप में जरूर देखिएगा सिनाई प्रायद्वीप कहाँ पे है। ये काफी चर्चा में है क्योंकि दूसरा ये स्टेटमेंट सही है पहला तो कि सिनाई प्रायद्वीप भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है। ऊपर तो इसके भूमध्य सागर है और नीचे लाल सागर है, बीच में सिनाई प्रायद्वीप है। मिस्र इसकी सीमा लगती है। वेस्ट बैंक इजराइल और सीरिया के बीच स्थित है। वेस्ट बैंक है, वेस्टर्न एशिया में है, पश्चिमी एशिया में, और भूमध्य सागर के तट पे ही है ये। आप देखेंगे इजराइल वेस्ट बैंक का, तो ये भूमध्य सागर जो है उसके तट पे ही है। अब इसकी सीमा, वेस्ट बैंक की सीमा किससे लगती है? वेस्ट बैंक की सीमा ईस्टर्न साइड में तो जॉर्डन है, और जो पश्चिमी साइड है इधर डेड सी है, मृत सागर, और इधर पश्चिम और उत्तर इधर इजराइल है। आप इसको मैप में देखिएगा, दोनों ही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। सिनाई प्रायद्वीप और वेस्ट बैंक, इजराइल, भूमध्य सागर, लाल सागर, ये चर्चा में है अभी, और उसकी वजह है एक तो इजराइल में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ पे कोई
ऐसा कोई रूल बनाया था जो जैसे अपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम का है वैसा ही कुछ बनाया था। लेकिन अभी वहाँ की इजराइल की अदालत ने जो वेस्ट बैंक एरिया है वहाँ से 1000 फिलिस्तीनियों को निकाल दिया है, बेदखल कर दिया है। इसलिए ये चर्चा में है, प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं सभी जगह। ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वेस्ट बैंक इजराइल और सीरिया के बीच में नहीं है। ये अभी भी चर्चा में है, आप इसको ट्रैक कीजिएगा, पढ़िएगा इसके बारे में जितना आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। अटल न्यू इंडिया चैलेंज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0, देखिए ये अभी इसका 2.0 का पहला फेज शुरू किया है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0 शुरू किया है और इसका भी पहला फेज अभी शुरू किया है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये सही नहीं है। जो अटल न्यू इंडिया चैलेंज है अटल इनोवेशन मिशन का ही पार्ट है, और अटल इनोवेशन मिशन किसका है? ये नीति आयोग का है। इसका उद्देश्य कॉमर्शलाइजेशन वैल्यू ऑफ डेथ को संबोधित करना है। कॉमर्शलाइजेशन वैल्यू ऑफ डेथ क्या होता है? रिसर्च और कॉमर्स दोनों के बीच के डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है। कॉमर्शलाइजेशन वैल्यू ऑफ डेथ होता है, एक तो आप रिसर्च कर रहे हैं और दूसरा इसमें क्या कॉमर्शियलाइजेशन है, इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। कई बार क्या होता है, रिसर्च को कॉमर्शलाइज कर लिया जाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही ये बताता है अटल न्यू इंडिया चैलेंज। क्या रिसर्च है उसमें कॉमर्शलाइजेशन के प्रति लोगों को पहचान करने के लिए बताता है। और अभी रिसेंटली 2.0 का जो दूसरा एडिशन है इसका फर्स्ट फेज शुरू किया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। समाचारों में देखा जाने वाला पोर्टल प्राप्ति किससे संबंधित है? प्राप्ति पोर्टल किससे संबंधित है? होता क्या है कि आजकल ट्रेंड चल गया फ्रीबीज का। फ्रीबीज क्या है? राशन, पानी, बिजली, ये इस तरीके का। ऐसा लगता है जैसे वो खुद से दे रहे हैं। वोट बैंक के लिए करते हैं, सभी करते हैं, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि कोई पर्टिकुलर करता है। कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन का है या जो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनियां हैं, शायद ही कोई स्टेट होगा देश में जहाँ पे बिजली कंपनियां घाटे में नहीं चल रही, लेकिन फिर भी ये किया जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, कोयले की कमी हो गई और आप शटडाउन कर रहे हैं, लोड शेडिंग कर रहे हैं, लाइट की कटौती कर रहे हैं। फिर वोट बैंक के लिए एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, एरिया डी डिवाइड कर रखा है। उसके अलावा फेस्टिवल ए, फेस्टिवल बी, फेस्टिवल सी डिवाइड कर रखा है, किस फेस्टिवल में लाइट देनी है, किस एरिया में देनी है। फिर इंडस्ट्री में भी कहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, इस तरीके से कर रखे हैं। और अगर कोयला नहीं मिल रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि जो कोयला कंपनी है या जिनसे कोयला लिया है उनको इन्होंने पेमेंट नहीं किया, इसलिए इनको कोयला नहीं मिल रहा है। तो ये पब्लिक इसके बीच में फंस जाती है और फिर भी ये फ्रीबीज बांट रहे हैं। तो अब ये पोर्टल शुरू किया है प्राप्ति। प्राप्ति पोर्टल में क्या होगा, इसमें 3 चीजें होती है। एक होता है जनरेशन, एक होता है ट्रांसमिशन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके बाद जो ट्रांसमिशन है वहाँ आती है। शॉर्ट टर्म में कहा जाए तो जैसे कोयले से या किसी भी चीज़ से बिजली बन रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या थर्मल न्यूक्लियर बन रही है, तो ये जनरेशन का प्लांट है। जनरेशन के प्लांट से फिर जो एचवी कहते हैं, कहीं HT लाइन कहते हैं, हाई वोल्टेज लाइन या हाई टेंशन लाइन, हाई ट्रांसमिशन लाइन, जो 200 kV, 400 kV या 765 kV, इन लाइनों के थ्रू ये ट्रांसमिशन कंपनीज के पास आती है। फिर यहाँ से ये डिस्कॉम बोलते हैं जिसको, वहाँ जाता है।
तो ये 3 कंपनियां हैं। अब इनमें भी काफी ट्रांसमिशन लॉस वगैरह होता है, तो कहाँ पे किस कंपनी का ट्रांसपेरेंसी में कमी है, चालान, भुगतान, डेटा, ये सब आपको इसमें प्राप्ति में देखने को मिल जाएगा। अब आपको सिंपल सा ये है कि जहां पे छोटा है या बड़ा पावर स्टेशन है, आपको इसमें डेटा फीड करना है कंपनी का, डिस्कॉम का, तो पता रहेगा कि किसमें कहाँ क्या पोजीशन है। इसीलिए ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ये शुरू किया है, ताकि बिजली खरीद में, लेन देन में ट्रांसपेरेंसी रहे। 20 का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में अभी रिसेंटली पूछा भी गया है, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। समाचारों में देखे जाने वाले शब्द हाइब्रिड का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? अभी ये हाइब्रिड न्यूज में रहा है। हाइब्रिड क्या है? हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी है। ये CO2 उत्सर्जन को कम करना है। स्टील उद्योग जो है, स्टील इंडस्ट्री, उसका डीकार्बनाइजेशन करने का ये एक प्रयास है, और उसी को नाम दिया है हाइब्रिड। तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। स्टील उद्योग, CO2 उत्सर्जन को कम करना, स्टील उद्योग का डीकार्बनाइज करना, और ये टेक्निक है एक्चुअली हाइब्रिड। ये टेक्नोलॉजी है जिसमें ग्रीन स्टील सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाला स्टील है, ग्रीन स्टील। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा इस्पात प्रौद्योगिकी। देखिए, ये करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट है, और उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ टाइम से टेस्ट नहीं करवाए हैं, तो जो करंट अफेयर्स में छूट गया आपका, उसको कवर करवा रहे हैं। फिर आगे फिर आपका जो पूरा सिलेबस है उसके बेस पे टेस्ट करवाएंगे अगला। इसलिए ये पूरा जो टेस्ट है करंट अफेयर बेस्ड है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक द्वारा जारी किया गया है। इनमें से वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक ने क्या जारी किया है अभी रिसेंटली? ये 2022 की रिपोर्ट आई है रिसेंटली। एक समिट हुआ है बर्लिन में। बर्लिन में ये संवाद हुआ है, जिसमें जो इंटरनेशनल ये रिन्यूएबल न्यू एनर्जी वाला एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, उन्होंने ये लॉन्च किया है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांसमिशन आउटलुक 2022। और इसका टारगेट क्या है? 2030 तक का जारी किया है। मध्य शताब्दी तक 0 कार्बन एमिशन का टारगेट लेके चल रहे हैं ये। 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही मैच कर रहा है, करेक्ट मैच इनमें से कौन सा कर रहा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। सिलंबम ये एक भारतीय मार्शल आर्ट है, और जिसको ट्रेडिशनल रूप से श्रीलंका और मलेशिया के जो तमिल समुदाय के लोग हैं वो ज्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं। तेलंगाना का नहीं है ये। गतका मेनली पंजाब के जो सिख हैं उनसे संबंधित है। जो एक जैसे तलवार चलाई जाती है, वैसे लाठी की लड़ाई है ये। लकड़ी की जो लाठी है उससे लड़ाई की कला है ये। गतका पंजाब का ये सही है। थांगटा सिक्किम, देखिए थांगटा सिक्किम, इसमें एक्चुअली क्या है, एक कला है। युएंग लांगलोन ये एक भारतीय मार्शल आर्ट की कला है। और मतई जो भाषा है, मैतेई भाषा, उसमें युएन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है युद्ध। जबकि जो लैंगलोंग या लैंगलॉन है, इसका अर्थ क्या होता है?
इसका अर्थ होता है कोई कला, ज्ञान, जाल, इस तरीके का होता है। तो ह्यूएन लैंगलॉन्ग के दो इसमें मेन चीजें होती है। इन दोनों में ये जो कला है आर्शल मार्ट की, ह्यूएन लैंगलॉन्ग, ये काफी चर्चा में इसलिए भी करवाया जा रहा है आपको ये। इसमें दो चीजें, एक तो है थांगटा, थांगटा, और दूसरा जो है सरित सारक, सरित सारक और थांगटा। ये जो थांगटा है इसका मतलब होता है सशस्त्र युद्ध, हथियारों की लड़ाई, और जो सरित सारक है वो है निहत्थे लड़ाई। और ये थांगटा है ये सिक्किम का नहीं है, जैसा मैंने बताया मैतेई भाषा का जिक्र किया तो मैतेई मणिपुर का है, और मणिपुर में अभी काफी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। बी सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही पीएम दक्ष योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? एक क्वेश्चन एग्जाम में स्कीम्स का पूछा जाता है, कई बार दो भी पूछ ले जाते हैं करंट अफेयर से, स्कीम के जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की। प्रधानमंत्री ये जो दक्ष योजना है ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की है। अभी चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इसका अभी ये किसके लिए है, मेनली जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, अनुसूचित जाति है, या इन लोगों के लिए है ये। और अभी पीएम दक्ष मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है, ये चर्चा में है। समाचारों में देखा जाने वाला शब्द ब्लू ब्लॉब क्या है? ब्लू ब्लॉब किससे संबंधित है? ब्लू ब्लॉब आइलैंड और ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के पास का जो एक कोल्ड एरिया है उसको बोलते हैं ब्लू ब्लॉब। इसके बारे में वैसे बहुत कम जानकारी होती है लोगों को, लेकिन ये आइसलैंड और ग्रीनलैंड के साउथ में है एक तरीके से, और ये चर्चा में था 2015 से। 2015 से ही ये काफी चर्चा में था, और अभी इस पे एक रिसर्च आया है, शोध आया है काफी फेमस, और उस शोध ने बताया है कि जो ब्लू ब्लॉब है उसकी वजह से जो आर्कटिक की समुद्री बर्फ है वो पिघल नहीं रही है। ये समुद्र की जो आर्कटिक सी है, आर्कटिक सागर है, आर्कटिक समुद्र में ये बर्फ को पिघलने में टेम्पररी रोक इसकी वजह से नहीं पिघल रही है, अस्थायी रूप से रोकने में मदद कर रहा है ब्लू ब्लॉब। ठंडा जल क्षेत्र, ए इसका करेक्ट आंसर है। आप ये सब चीजें मैप में जरूर देखा कीजिए। निम्नलिखित देशों पर विचार करिए, उपरोक्त किन देशों के साथ रेड सी की सीमा लगती है? देखिए भूमध्य सागर और सबसे ज्यादा तो लाल सागर, यहाँ काफी टेंशन है। चाहे आप यमन का इश्यू देखें, अभी यमन में भी काफी प्रॉब्लम्स हुए, सूडान, यमन, इनमें काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी भी, और पिछले लास्ट 4-5 मंथ से यहाँ पे चाहे तख्ता पलट हुआ हो या फिर लोकल इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, काफी चल रहा है यहाँ पे, तो इनको मैप में जरूर देखिएगा। ये पूछ रहा है कि लाल सागर की सीमा इनमें से किन देशों से लगती है? ये है रेड सी, लाल सागर है ये। तो देखिए यहाँ पे है इजराइल, इधर जाओ है इसके जॉर्डन, यहाँ है इजराइल, इधर आपको मिलेगा मिस्र, यहाँ पे आपको मिलेगा सूडान, इधर यहाँ बिल्कुल पास में ही है इसके इरिट्रिया, इधर है यमन, यहाँ पे है सऊदी अरब, और फिर इधर आ जाता है पार्सियन गल्फ।
इधर की साइड नीचे बात करें, जो रेड सी जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है? गल्फ ऑफ एडन। सो देशों की बात करें तो ये आपके सामने क्लियर है कि जिबूती, देखिए जिबूती यहां पे है, ये इरिट्रिया के नीचे ही जिबूती भी है। तो जिबूती है, सूडान है और इरिट्रिया है। इथोपिया और कतर, ये लाल सागर से इनकी सीमा नहीं लगती है। आप इसमें भी मैप में क्लियर देख सकते हैं, जिबूती यहां पे है। समाचारों में देखा जाने वाला डिजिटल पोर्टल फास्टर किससे संबंधित है? ये डिजिटल पोर्टल फास्टर किससे संबंधित है? इसमें क्या है कि जो अदालतें हैं या जेल हैं, उसमें जो ड्यूटी अधिकारी है उनको एक सेफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, जैसे किसी को बेल ग्रांट हो गई या फिर उसकी बेल रिजेक्ट हो गई या कोई इंतरिम बेल मिल गई या कोई भी कार्रवाई की जो कॉपी भेजनी है ऑनलाइन, ई प्रमाणित प्रति जिसको बोलते हैं, वो भेजनी हो, उसके लिए ये फास्टर शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन के लिए ये किसने शुरू किया अभी? सुप्रीम कोर्ट ने। न्याय वितरण के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया है फास्टर। अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला समुदाय वन्नियार किसका मूल निवासी है? ये अभी केस काफी चर्चा में रहा है क्योंकि इनको पहले रिजर्वेशन दे रखा था एक पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जिस कैटेगरी में आपने इनको आरक्षण दे रखा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सबसे पिछड़े समुदायों में से एक है तमिलनाडु के वन्नियार, जो समेकित पिछड़ा समुदाय है वो है। इनको अभी एजुकेशन या रोजगार वगैरह में जिस कैटेगरी में रिजर्वेशन दे रखा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है सर्वोच्च अदालत ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट देखते हैं, समाचारों में दिखाई देने वाली कवच प्रणाली का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? अभी थोड़े टाइम पहले उड़ीसा में जो एक अनफॉर्चुनेट ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन कॉलिजन, जो तीन ट्रेनें का एक्सीडेंट हुआ था, उसके टाइम पे ये कवच सिस्टम की काफी चर्चा हुई थी। ये ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, और ये इंडिजीनियस है, स्वदेशी विकसित टेक्नोलॉजी से बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रेडियो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करके, और ये एक इक्विपमेंट्स का ऐसा सेट है जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उपकरण है, और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसको आइडेंटिफाई करता है, और फिर जो सिग्नल सिस्टम है उसको ये स्थापित कर देता है, और फिर उसकी वजह से फिर ये कॉलिजन नहीं होता है ट्रेन्स में। तो ये चर्चा में था। सी इसका करेक्ट आंसर है। कवच प्रणाली ट्रेन की टक्कर से बचाओ। प्रतिपूरक वित्त पोषण सुविधा, ये फंड है, एक फाइनेंस फंड। इसका संबंध किससे है? ये जो वित्त पोषण सुविधा है ये एक विंडो है आईएमएफ का, जो या तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए। कई बार क्या होता है, जो परमानेंट नहीं है आईएमएफ के, उनको प्रॉब्लम्स आती है, तो अब जो
नॉन परमानेंट है उनको प्रॉब्लम्स आती है। जो नॉन परमानेंट सदस्य हैं उनके लिए भी ये CFF विंडो शुरू की है IMF ने। हाल ही में खबरों में आया कार्बोफ्यूरन क्या है। कार्बोफ्यूरन ये काफी चर्चा में रहा है और उसकी वजह है रिसेंटली जो हिमालयन ग्रिफन वल्चर है, हिमालयन ग्रिफन गिद्ध है, काफी संख्या में इनकी डेथ हुई है। जो आसाम में सबसे ज्यादा देखने को मिला था हिमालयन ग्रिफन जो गिद्ध है उनकी काफी संख्या में डेथ हुई थी। तो जब पता किया कि ये क्या वजह है इसकी, इतने सारे गिद्ध जो हिमालयन ग्रिफन वल्चर है इनकी डेथ हुई है, तो ये पता चला कि इसके पीछे ये आलू, मक्का, सोयाबीन इन फसलों में जो कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक कार्बोफ्यूरन यूज किया जाता है। कार्बोफ्यूरन ये कार्बामेट कीटनाशक है, कार्बामेट पेस्टिसाइड है, वो इसकी वजह मिली है। ये इसका करेक्ट आंसर है। एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम किसके तत्वाधान में काम करती है? एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम ये रिसेंटली इंडिया इसका अध्यक्ष बना था। देखिए ये यूनाइटेड नेशन का ही एक उसी की ही ब्रांच है, उसी का ही एक अंग है, उसी की एक बॉडी है। ये क्या करता है, UNSC जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो टोटल 15 मेंबर हैं वो सभी इसके सदस्य इसमें शामिल होते हैं। अभी प्रेजेंट में तो इंडिया इसका अध्यक्ष था, भारत। और जब इसमें रिपोर्ट जो आई थी उसमें तालिबान शासन के तहत जो विदेशी आतंकवादी संगठन सुरक्षित पनाहगाह का लाभ ले रहे हैं वो इस रिपोर्ट में आया। और दूसरा इसमें ईरान को लेके भी कुछ चीजें आई थी, तो ये चर्चा में थी और फिर इंडिया इसका अध्यक्ष भी था। बी इसका करेक्ट आंसर है। ये किसके इसमें काम करती है? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर काम करती है। समाचारों में रहा कार्बन बम का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ये अभी चर्चा में था और इसको डायरेक्ट जोड़ा है कच्चे तेल के उत्खनन से। नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करना है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। देखिए अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जब तमिलनाडु गए थे, अभी शायद कोई वंदे भारत या कोई उन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह वहाँ इनोग्रेट किए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। तो उस टाइम पे है जो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि भाई जो श्रीलंका से ये जो कच्चा तीवु द्वीप है उसके बारे में इसको पुनर्जीवित किया जाए। श्रीलंका में जो कच्चा तीवु आइलैंड है, तो ये ध्यान रखिएगा कच्चा तीवु आइलैंड कहाँ पे है? ये श्रीलंका में है, इसलिए ये काफी चर्चा में था। अब आपको मैप में देखना है ये कहाँ पे है। आप मैप देखेंगे, इंडिया है, ये श्रीलंका है, तो देखिए यहां पे है पाक स्ट्रेट जिसको पाक जलडमरू मध्य कहा जाता है। उसके बाद में है यहां पे पाक बे या पाक खाड़ी, और फिर यहां पे है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी। तो सबसे पहले क्या आएगा आपको इसमें? पाक स्ट्रेट 312। आप मैप में जरूर देखिएगा इनको। रामेश्वरम कहाँ पे है, गल्फ ऑफ मन्नार, कन्याकुमारी, ये सब आप मैप में जरूर देखिएगा। अलायंस ऑफ CEO
क्लाइमेट एक्शन लीडर्स पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी? अलायंस ऑफ सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स, ये पहल किसने शुरू की है? क्लाइमेट को लेके जो एक अभी श्वेत पत्र जारी हुआ है, मिशन 2070, मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट जीरो इंडिया, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म में जो अभी रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है, श्वेत पत्र, उसको क्या नाम दिया है, क्या टाइटल दिया है? तो उसका टाइटल है मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू डील फॉर ए नेट जीरो इंडिया। और ये किसने शुरू किया है? अलायंस सीईओ क्लाइमेट एक्शन लीडर्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये स्पेशली इसमें भारत की जो क्लाइमेट और जो डिकार्बनाइजेशन प्रयास हैं उनको और भी सुपरचार्ज करने के लिए ये स्पेशली लॉन्च किया है। इसने WEF ने लॉन्च किया है ये भारत के लिए, क्योंकि इंडिया है जो उसका रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट टाइम से पहले ही अचीव कर चुका है। हाल ही में खबरों में रहा मैकॉलिन कन्वेंशन किससे संबंधित है? मैकॉलिन कन्वेंशन अभी चर्चा में रहा है। ये संबंधित है, ये एक ट्राइलेटरल ट्रीटी है, बहुपक्षीय मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, खेल प्रतियोगिता है। ये मैकॉलिन कन्वेंशन हुआ है, आपने देखा होगा आजकल तमाम तरह के आरोप लगते हैं स्पोर्ट्स को लेके, लास्ट बॉल पे आउट होना या फिर हर तरह के स्पोर्ट्स में। तो उसकी स्पोर्ट्स में जो फिक्सिंग होती है उसकी जांच के लिए ये यूरोप कन्वेंशन की जो परिषद है, जिसे मैकॉलिन कन्वेंशन भी कहा जाता है, और ये किसने शुरू की है? इंटरपोल ने। ये इंटरपोल की मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स है जिसमें इंडिया का CBI भी शामिल है। इसके लिए ये शुरू किया गया है मैकॉलिन कन्वेंशन। खबरों में रहा HS-200 क्या है? HS-200 है, ये एक रॉकेट बूस्टर है। अभी जो चंद्रयान 3 या फिर जो आने वाला है गगनयान, इन सभी में ये यूज किया जा रहा है HS-200। ये रॉकेट बूस्टर है एक तरीके से, और दुनिया का सबसे दूसरा सबसे बड़ा ये बूस्टर है। और इसमें जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है, और इसरो को इस पे बहुत प्राउड है। और ये वाकई में कमाल का है। MK3 ये व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल, जिसको GSLV MK3 बोला जाता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। इसी में यूज किया जाता है एज ए रॉकेट बूस्टर HS-200। इसलिए इतना कम खर्चा आता है, उसकी वजह एक ये भी है। संधि और समुद्र, देखिए अभी रिसेंटली तुर्की ने भूमध्य सागर में रूस को रोकने के लिए उसने कसम का ये शपथ ली है तुर्की ने कि वो मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में रूस को एंटर नहीं होने देगा। तो देख लेते हैं समुद्री संधियां क्या क्या है। डार्डेनेल्स, मार्मरा सागर और एजियन सागर। डार्डेनेल्स मार्मरा सागर को एजियन और भूमध्य सागर से जोड़ता है, ये सही है। जबकि बॉस्फोरस के माध्यम से क्या है, विस्तार से काला सागर तक जाने की ये इसी से एंट्री मिलती है। तो डार्डेनेल्स ये जल संधि है, ये मार्मरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। मार्मरा सागर को एजियन और भूमध्य सागर से जोड़ता है। बॉस्फोरस
बॉस्फोरस है ये काला सागर को मार्मरा सागर से जोड़ता है, काला सागर को मार्मरा सागर से जोड़ता है, ना कि भूमध्य सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, ये गलत है। केर्च है ये काला सागर और आजोव सागर को जोड़ता है, ये सही है। केच ये एक स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य है, ईस्टर्न यूरोप में है और ये काला सागर और आजोव सागर को जोड़ता है। तो ये सारा एरिया जब आप इसको मैप में देखेंगे तो ये टर्की के आसपास का ही एरिया मिलेगा आपको पूरा। ये जितने भी समुद्र के नाम है लिए हैं, मेडिटेरेनियन सी हो, डार्डेनेल्स हो, एजियन सी हो, आयोनियन सी हो, ब्लैक सी हो, सी ऑफ मार्मरा हो, ये सभी यहाँ पे टर्की है और उसके आसपास ही है। ये इधर ब्लैक सी है, इसके बाद में ये सी ऑफ मार्मरा है, यहाँ पे डार्डेनेल्स है, इधर जाएंगे आप तो एजियन सी मिल जाएगा, यहाँ पे आपको आयोनियन सी मिल जाएगा, यहाँ मेडिटेरेनियन सी है। तो ये सारा अब टर्की कह रहा है कि यहाँ से इधर से रशिया को मेडिटेरेनियन सी में हम नहीं एंटर करने देंगे। खैर आसान नहीं होगा तुर्की के लिए ये सब, लेकिन उसने कहा है। इसका करेक्ट आंसर है सी। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे। उन्होंने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी और उन्होंने बंदी जीवन नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। ये किन के बारे में है? देखिए अभी रिसेंटली सचिंद्रनाथ सान्याल है, सचिंद्रनाथ सान्याल, इनकी अभी रिसेंटली पुण्यतिथि थी, तो ये चर्चा में था करंट में। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? या जो ये बंदी जीवन है ये पुस्तक का, तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। उम्मीद है अब रेगुलर टेस्ट करवा पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।